अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पासबान इस्लाम के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। मशरिक़ वुस्ता से जनूबी एशिया तक दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक बेल्ट आज ईरान अमरीका जंग, फ़लस्तीन तनाज़ा, इसराइली जारहियत, सऊदी ईरान तनाव, मसला कश्मीर, भारत की आलमी दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की महफूज जन्नत अफ़गानिस्तान की वजह से 21वीं सदी की जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बनी हुई है। पाकिस्तान अपनी फ़ौजी ताकत, एटमी सलाहियत और स्ट्रेटजिक जोग्राफी की वजह से इसी फॉल्ट लाइन का सबसे अहम खिलाड़ी है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा जहां पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर तस्वुर हो रहा है, वहीं ये डिफेंस पैक्ट बलूचिस्तान के पहाड़ों से हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की मुक़द्दस जिम्मेदारी तक खित्ते में पाकिस्तान के नए फ़ौजी किरदार का तयन भी करा है। और इस नए फ़ौजी किरदार का पहला तकाजा नया फ़ौजी इंतज़ामी ढांचा है, जिसे गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली ने मुकम्मल आइनी छतरी फराहम कर दी है। नाज़रीन, 2025 मई जंग के बाद तेज़ी से बदलते खित्ते के हालात ने यह वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए ख़तरा अब सिर्फ मशरिक़ में भारत नहीं रहा, हमें शिमाल में दहशत गर्दों की महफूज जन्नत अफ़गानिस्तान का चैलेंज भी दरपेश है और जनूब में अमरीकी जंग में घिरे ईरान के गैर मुस्तहकम होने का भी खतरा है। हमें समंदरी बालादस्ती के लिए दुनिया की मसरूफ़ तरीन बहरी तिजारती गुज़रगाह बुहैरा अरब की सिक्योरिटी का फरीज़ा भी अदा करना है। और यही नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों से होने वाले दिफाई मुआहिदों के बाद पाकिस्तान को इसराइल के बराह रास्त थ्रेट का भी सामना है। बैक वक्त कई फ़ौजी महाज़ों पर मुतहरिक तीनों मुसल्लह फ़ौज और मल्टी वॉरफेयर को मुश्तरका कमांड के तहत लाना दरअसल जदीद फ़ौजी स्ट्रेटजी का तकाजा है। मुश्तरका कमांड बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज को फौरी और मरबूत ऑपरेशंस मुमकिन बनाएगी और तमाम फ़ौजी ट्रांसफॉर्मेशंस का एक कमांड के तहत एक्शन। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज में मुश्तरका फ़ौजी कमांड का नया इंतज़ामी ढांचा दूसरे मुल्कों से किस तरह मुख्तलिफ है और नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड अथॉरिटी क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपके वक्त का। सर, दिफाई अफवाज एक्ट के तहत पाक अफवाज की मुश्तरका फ़ौजी कमांड के नए इंतज़ामी ढांचे के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये फ़ौजी स्ट्रेटजी का तकाजा है या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज? नहीं, देखें, ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को एक एडवाइज़र रखा गया है। इसकी वजह ये होती है कि जब लड़ाई के अंदर फास्ट में बैठक में जिसकी वजह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया सेटअप बनाया गया है, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ्स हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, फिर उसके बाद आर्मी लोकल कमांड फोर्स है, साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, लॉजिस्टिक्स है, इंटेलिजेंस है, तमाम एक जगह पर इकट्ठी होकर ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जिस वक्त भी आपको ज़रूरत हो, आपने क्विक डिसीजन के लिए ये अवेलेबल है, आपने प्लानिंग की हुई है, हर एक किस्म की ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। और फिर अगर इस स्टेज के ऊपर किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहते हैं अपनी आपको अपडेट करने के लिए, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द सिचुएशन, क्या है ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, क्या है ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, क्या है, तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इज रिप्रेजेंटिंग द होल आर्मी एंड ही कैन गो एंड एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से कि ये हमारी प्लानिंग है, ये सबका मुश्तरका एक ऑपरेशन प्लान है और इसके तहत वी आर गोइंग टू ऑपरेट, ये हमारा सिस्टम वर्किंग है, ये हमारा सेटअप है। तो आई थिंक इससे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी अपडेट रहेगा बिकॉज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अंडरस्टैंड ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी, he understand working systems of all three services and आर्मी रॉकेट कमांड तो वैसे ही उनके अंडर है, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के नेवल चीफ ऑपरेशनली सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए उनके साथ है। अदरवाइज एक जो रॉन्ग परसेप्शन भी आ जाती है कि पता नहीं फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो हैं वो तीनों सर्विस चीफ को कमांड करेंगे, उनमें इंटरफेस करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो एयर चीफ हैं वो अपनी एयरफोर्स के बारे में, उनकी ट्रेनिंग, उनकी पोस्टिंग, उनकी कैरियर प्लानिंग, उनकी अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेटजी ट्रेनिंग होती है, ऑपरेशन ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, एवरीथिंग वो खुद जिम्मेदार होती है। प्रमोशन, डिमोशन, पोस्टिंग, ऑल देयर इंडिपेंडेंट। इट्स ओनली फॉर ऑपरेशन पर्पज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पर आएंगे, ऑल सर्विस चीफ बैठ के प्लानिंग करेंगे और उसको फाइनलाइज करेंगे एंड देन इट विल बी रन। तो इसको एक गलत एलॉमनी में बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा कमांडर जिसको पूरी स्ट्रैटेजी का कमांड का पता हो, सर्विसेज का, वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर उनका एडवाइस बने। दैट इज द पर्पस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को इस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया। तो इस हवाले से ब्रिगेडियर साहब, जो मुश्तरका फ़ौजी कमांड है वो ज़माना अमन और हालत जंग दोनों में मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करती है?
देखिए जाहिर है कि पीस टाइम में भी जब कोई एक्सरसाइज करेंगे मुश्तरका कमांड होगी जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स और सीडीएस ये सारे बैठ के प्लानिंग करेंगे। हो सकता है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी होती है हमारी जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब मिलके लॉजिस्टिकली भी इसको प्लान करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ फीजिबल है, कौन सी कॉन्टीजेंसी में किस तरीके से हमने प्लानिंग करनी है, उसको बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। दैट इज व्हाट वी कीप डूइंग इन पीस टाइम। हर साल हम रिवीजन करते हैं, कीप सीइंग द एनिमी थ्रेट परसेप्शन, एनिमी की अपनी प्लानिंग, उसकी इंडक्शन ऑफ वेपन सिस्टम, उसको काउंटर करने के लिए हमने अपनी कॉन्टीजेंसी कैसे बनानी है, ऑपरेशन प्लानिंग करनी करें। दिस ऑल द पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऑपरेशन लड़ाई में तो ठीक है डेफिनेटली होगा, बट इन वॉर टाइम में भी फॉर बेटर हार्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ कमांड के लिए जरूरी है, लेकिन इट इज ओनली फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस। इफ वी शुड नॉट टेक इट रॉन्ग। अदरवाइज अब सभी चीज इंडिपेंडेंट होंगे, अपने भी फोर्सेस को जो भी वो समझते हैं उसकी बेहतरी के लिए वो करेंगे। लेकिन ऑपरेशन ये वन एवर कोई एक्सरसाइजेज हो या ऑपरेशन एक्चुअली जैसे मार्काट में, इन सिचुएशन में दे ऑल विल बी टुगेदर प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग के लिए अवेलेबल। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये कहा गया कि मई 2025 की जो 4 रोज़ा पाक भारत जंग थी उसमें तमाम वॉरफेयर्स को के तौर पर मुश्तरका कमांड के तहत मरबूत किया गया था। क्या वाकई ऐसा है? आप इस तनाज़ुर में मई वॉर को कैसे देखते हैं? देखें, एक बात आई वुड से कि ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बेहतर हुई कि हमने उसमें अपने आप को टेस्ट कर लिया एक्चुअल ऑपरेशन एनवायरनमेंट्स के, प्रिवेलिंग ऑपरेशन एनवायरनमेंट्स के अंदर, जिसमें पाकिस्तान ग्राउंड फोर्सेस ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, पाकिस्तान नेवल फोर्सेस ने, पाकिस्तान के साइबर वॉरफेयर, देन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम ने, एवरीबॉडी वर्क टुगेदर एंड दैट प्रूव कर वी हैव वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑपरेशन प्लानिंग, जिसमें हमने करके दिखाया। इतने बड़े दुश्मन को, इतनी बड़ी ग्राउंड फोर्स को, इतनी बड़ी एयर फोर्स को हमने 3 से 4 दिन में बिल्कुल शिकस्त फाश दी। उसके सिस्टम ऑफ ऑपरेशन में हमने पैरालिसिस कर दिया एंड हमने 70% का ग्रिड उड़ा दिया दिल्ली का। हमने उनकी बग्स कर ली चीज़ें, दे वर हेल्पलेस, उनकी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई, राफेल उन्होंने ग्राउंड छुपा लिए क्योंकि जिस तरीके से हमने उनको मारे PL-15 से, वो ये भी नहीं पता था। जिससे ये देखेंगे हम अपनी हमारी आर्मी हर वक्त ऑपरेशन तैयारी में रहती है, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की होती है। बिल्कुल। हम समर एक्सरसाइजेज, विंटर एक्सरसाइजेज, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी आर ऑलरेडी इन्वॉल्वड इन वॉर टेरर के अंदर, जिसमें हम 200 से 250 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन डेली कर रहे हैं। इससे आप देख लें हमारे ट्रूप्स कितने कमिटेड, लेकिन ऑपरेशन के ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और ये पूरी कौम को पता चल गया, बल्कि दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दे सेकंड टू नन, दे आर वेरी बेटर हार्डेंड प्रोफेशनल फोर्सेस एंड दे आर कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग द टेरिटोरियल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अवाम जान माल की बात कर सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा कि अब दफाई माहदे किए जा रहे हैं। सऊदी अरब का, पाकिस्तान का, तुर्किया का हो गया, इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का हो गया, अभी कुवैत के साथ भी हो गया, अभी और ममालिक भी आना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो एंड पाकिस्तान बिकम अ रियली रीजनल स्टेबलाइजर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज डेवलप्ड लाइकिंग फॉर फील्ड मार्शल। जिस तरीके से उन्होंने एक दुनिया में इंडिया को जिल्लत में शिकस्त दी और उसको पता चला किस तरीके से प्रोफेशनल हमारा फील्ड मार्शल है, ये सारी चीज़ें फोर्स मल्टीप्लाइड। और अब आप देखें आइंदा के लिए पाकिस्तान बहुत से तरक्की के रास्ते मान रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इंडिया 2019 में अपने फौजी ढांचे को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में तब्दील कर चुका है, जबकि पाकिस्तान 8 साल बाद इस प्रैक्टिस में आया है। क्या आर्मर्ड स्ट्रक्चर में तब्दीली का ये दुरुस्त वक्त है या फिर हमें कुछ ताख़ीर हुई है? नहीं, देखें, हमने आपके सामने मार्कर में बता दिया ना, वाज देयर एनीथिंग लैकिंग? नॉट एट ऑल। वी वर टोटली, हमने कोऑर्डिनेशन हार्मनी की हुई थी। अब इसके बाद स्पेशली इस लड़ाई के बाद रियलाइज कर लिया कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सर्विसेज हैं, तीनों सर्विसेज हैं, रॉकेट फोर्स कमांड बना दी गई है, लॉजिस्टिक्स है, इंटेलिजेंस है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर, दे ऑल हैव टू बी कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कमांड के अंदर। जी, वहाँ पर इसकी ऑपरेशन प्लानिंग की एयरफोर्स नेवी अपनी प्लानिंग करेंगे एंड दैट विल ब्रॉट डवटेल विद द मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ। ऑल विल गेट टुगेदर, यहाँ पर बैठ के एक प्रॉपर तरीके से कॉन्टीजेंसीज बनेंगी, उसको कैसे हमने यूज करना है, उसके लिए हमने क्या कर रिसोर्सेज क्या, सब चीज़ें प्लानिंग बनेंगी।
और वो यही चीज़ें फिर वो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो दे ब्रीफ प्राइम मिनिस्टर एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन दी ह्यूमैनिटी इशूज के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये इस कॉन्टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लेकिन बात की जाती है कि जब ये वज़ीर दफ़ा का क्या फ़र्क, डिफेंस वज़ीर दफ़ा इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी जी। लेकिन क्योंकि वो सिविलियंस हैं, उनको मिलिट्री के बारे में नहीं पता होता, तो इसलिए जब भी ब्रीफिंग होगी प्राइम मिनिस्टर को, आई एम श्योर कि डिफेंस मिनिस्टर वहाँ मौजूद होंगे और रेलेवेंट जो तीन लोग होंगे वो भी मौजूद होंगे। लेकिन ब्रीफिंग में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज अंडरस्टैंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ही अंडरस्टैंड पूरी प्लानिंग को, उन्होंने प्लानिंग की होगी अपनी सर्विसेज से बैठ के। ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मेक द प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड ऑल द ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी एंड कॉन्टीजेंसी, ताकि उनको भी अब फ्रंट पे रखा जाए एंड शुड नो व्हाट ऑल इज लाइकली टू हैपन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इंडिया ने अपने फौजी ढांचे को 3 अलग अलग थिएटर कमांड्स में तकसीम किया है, और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो मुश्तरका फ़ौजी कमांड के तहत जो मुश्तरका फ़ौजी स्ट्रक्चर है, इसको थिएटर कमांड में तकसीम करेगा पाकिस्तान, या फिर मरकज़ी कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी काफ़ी है? लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही सेंट्रल कमांड, नॉर्थर्न कमांड हमने और सदर्न कमांड किया हुआ है। अच्छा, इसको हमने भी हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इंडिया के बहुत बड़ा ये मुल्क है, बहुत बड़ी कमांड है, हमारा छोटा मुल्क है, पर हमने अपने हिसाब से डेफिनेटली किया हुआ। एक सदर्न कमांड है, एक हमारे पास सेंट्रल कमांड है, एक नॉर्थर्न कमांड है। इसमें तमाम रिसोर्सेज पूरा बैलेंस किए हुए, सीइंग द थ्रेट परसेप्शन ऑफ द एनिमी। और ये हम जब वॉर गेम्स करते हैं, हम इसी तरीके से करते हैं कि उसमें हम दुश्मन के भी देखते हैं कि उसकी क्या तैयारी है, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, वो कैसे अटैक कर सकता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो हम सारी इसको फिर हम अपने ऊपर उसको काउंटर करते हैं। उसकी हम अपनी दवाई अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमने डिफेंस कैसे करना है, दिफा कैसे करना है, उसको हमने फिर उसको काउंटर अटैक्स कैसे करने हैं, हमने कहाँ से ऑफेंसिव करनी है, हमारे नॉर्थ सेंट्रल रिजर्व जो है वो कैसे इस्तेमाल होनी, सारी स्ट्रेटजी बड़े बहुत अच्छे डीप प्लानिंग के साथ की जाती है मिलिट्री ऑपरेशन के अंडर। और ये हमने हर वक्त तैयार की, तो फिर हम इसको अपडेट भी करते रहते हैं। जी जी। ऐसा तो नहीं हमने इंडिया इतनी बड़ी फौज को, इतनी फोर्स को हमने 4 दिन के अंदर घुटन टेकने में मजबूर कर दिया, जिला में शिकस्त दे दी, इसको हमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया, हमने रीजनल स्टेबलाइजर बन गए। दिस इज द रीजन एंड दिस शो टोटल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ आवर सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर कमांडर्स और हमारी बैटल हार्टेड आर्म फोर्सेज जो इस चीज़ में एयर फोर्स, नेवी और एयर ग्राउंड फोर्स ने जिस तरीके किरदार अदा किया, इट इज़ नोन टू द होल वर्ल्ड। एंड इससे पाकिस्तान का स्टैचर दुनिया में बड़ा हाई है। इंडिया तो टोटल आइसोलेट हो गया, आप उसकी हिम्मत दें कि पाकिस्तान कभी आंखें निकाल के देखें। अभी तो फिर हमने जो 6 मुल्क की दफाई का मुआहदा किया है, उसमें एक मुल्क में अटैक का मतलब 3 मुल्क में अटैक है। क्या इंडिया सोच सकते हैं? अगर हम अकेले मुल्क ने इंडिया का ये हाल किया है, तो अगर ये 3 मुल्क साथ मिलते हैं तो आप सोचेंगे इंडिया का हम क्या हाल कर सकते हैं। इसी तरह इसराइल का भी इसराइल का ख्वाब खत्म हो गया, सऊदी अरब के साथ जो हमारे मायदों में है, और हो सकता है इसमें और इसके लिए मालिक भी शामिल हो जाए, अल्टीमेटली शायद ईरान भी शामिल हो जाए। सही। तो ये डिफाई नेचर के मुआहदे हैं। कोई हमने जाके इसराइल पे या खुदा न खास्ता किसी और मुल्क अटैक नहीं करना, हमने तो अपनी दिफाई सलाहियत को इम्प्रूव करना है और अपने आप को और मजबूत करना है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शाम के फ़िज़ाई एयरबेस पर इसराइली अफवाज की बमबारी, ईरान जंग के बाद मशरिक़ वुस्ता में एक और तनाज़ा जिसका एक फ़रीक बरादर मुल्क तुर्की भी है। मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के तनाजुर में तुर्की की वजह से ये नया तनाज़ा पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। शामी एयरबेस पर इसराइली हमले के बाद 21 अगस्त को शामी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल है। शामी वज़ीर ख़ारजा साद हसन अल शिबानी का कहना है कि मक्का मुआहिदे में शमूलियत के लिए शाम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, और गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान भी काफ़ी अहम है, जिसमें इक़्तिसादी और दिफाई तरजीहात के तहत मक्का मुआहिदे में बांग्लादेश की शमूलियत का इंदिया दिया गया है। सवाल ये है कि पाकिस्तान इसराइली हमले के खिलाफ तुर्की के साथ कहाँ खड़ा है? क्या इसराइली हमला मक्का मुआहिदे का पहला इम्तहान है, और क्या शाम और बांग्लादेश का मुआहिदे में शमूलियत पर गौर ये जाहिर कर रहा है कि सह मुल्की एग्रीमेंट इसराइल और भारत की जारे मिजाजी के खिलाफ सिक्योरिटी अम्ब्रेला बन रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी एयरबेस पर 18 अगस्त के इसराइली हमले की वजह वहाँ तुर्की के फ़ौजी वफ़द की मौजूदगी की इत्तला को बताया जा रहा है।
अब इसराइल शाम में तुर्की की अफवाज की मौजूदगी से खाइफ क्यों है? जो तुर्की के खिलाफ इसराइल के कुछ अरसे से बयानात आ रहे हैं, इसी सिलसिले की कड़ी हम इसको समझें? जी, बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया है। देखिए, इसमें एक बिगर पिक्चर है और एक जो ग्रेटर इजराइल का डिज़ाइन है वो छुपा हुआ नज़र आ रहा है, या उसके बारे में ये कैंपेन इजराइल शुरू किए हुए है। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त उसको ये लगती है कि जब तक टर्की की डोमिनेंस है इस एरिया में, ख़ासतौर पर सीरिया में जो इन्फ्लुएंस है टर्की का, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है इजराइल के लिए, ग्रेटर इजराइल के अपने ख्वाब तक पहुँचने के लिए। सीरिया में आजकल इंस्टेबिलिटी बहुत है और जाहिर है एक उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं है जो हाफिज अल-असद और बशर अल-असद के बाद नहीं मेंटेन हो सकी। तुर्की इस बेस पर जो अबू अल तहूर एक बेस है, यहाँ पर डेलीगेशन एक टर्किश आया हुआ था जिसकी रवानगी के फौरन बाद इजराइल ने हमला किया है। और इजराइल समझता है कि ये जो बेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये अल तहूर बेस पर टर्किश ट्रूप्स या उनका रेडार और सर्विलेंस डिप्लॉय हुए तो वो ना सिर्फ सीरिया को प्रोटेक्ट करने में बड़ी मदद करेंगे, बल्कि जो इजरायली डिज़ाइन है एक्सपेंशन का, उसके राह में बड़ी रुकावट होंगे। तो ये मैसेजिंग है बुनियादी तौर पर। इस वक्त तो कोई ऐसा प्लान नहीं था कि तुर्की वहाँ पर कोई अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा था, लेकिन वहाँ किसी तरह की जो कोलैबोरेशन अगर सीरिया और तुर्की के दरमियान होती है, और ये जो अल तहूर बेस जो मैंने कहा, ये स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन 70 किलोमीटर टर्की के बॉर्डर से है और 320 किलोमीटर के करीब तकरीबन जो गोलान की हाइट्स जो इजराइल ने कब्जा किया वहाँ पे है। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन बनती है टू ओवरसी इनटू ऑल एक्टिविटीज जो इजराइल करता है हिजबुल्लाह के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ और इवन ईरान के खिलाफ। तो ये उस कनेक्शन में जाहिर है इजराइल के लिए बिल्कुल ये नहीं समझता कि यहाँ पे टर्किश प्रेजेंस हो, लेकिन टर्की अपने लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन समझता है अल तहूर बेस को, कि यहाँ उसकी प्रेजेंस ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि यहाँ सीरिया के लोगों को एक एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी देने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो खालिद साहब, फिर क्या इसराइली हमला तुर्की को शाम के इस्तेहकाम के लिए जो कोशिशें वो करता रहा है उसको तर्क करने पर मजबूर कर सकता है? क्योंकि अब तो इसराइल तो पूरी कोशिश करेगा कि तुर्की को इस खित्ते से मुकम्मल तौर पर निकाल दे। नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज करेगा, और उसकी वजह ये है कि तुर्की समझता है, और जाहिर है ये ऐसे बयानात आए हैं सीरियन इजरायली लीडरशिप की तरफ से जिसमें इजराइल के लीडरशिप ने कहा कि अगला निशाना तुर्की हो सकता है। तो तुर्की को ये क्लियर है कि इस दरमियान में जो कुशनिंग ग्राउंड बनता है वो एक सीरिया ही, लेकिन इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहता है कि ये जो सीरिया है उसकी हुकूमत इंस्टेबल रहे, लोग डेवलपिंग रहे, एक एलिमेंट ऑफ कियोस रहे, सेंट्रल कंट्रोलिंग ना हो, और जो एलिमेंट ऑफ वहाँ पे पीस है वो डिग्रेडेड फॉर्म में रहे, या समझ ले लॉलेसनेस से हद तक रहे कि इजराइल को हेल्प करेगा एक्सपैंड करने में। लेकिन टर्की को भी ये पता है कि यहाँ पे अगर अमन नहीं रहता और स्टेबिलिटी नहीं रहती तो वो नेक्स्ट डोर सीरिया के बाद ऑटोमेटिकली तुर्की हो जाता है। तो तुर्की की अपनी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है कि वो बफर कंट्री के तौर पर सीरिया को स्टेबल रखे, लेकिन उसके ओपोनेंट या उसके मुखालिफ कंप्लीटली ऑपोजिट डिजाइन या स्ट्रेटजी इजराइल की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी तुर्की कॉम्प्रोमाइज करेगा या विड्रॉ करेगा, वो फुटहोल्ड रखेगा, बिकॉज ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है तुर्की का। तो यहाँ पे फिर आप पाकिस्तान की सिचुएशन क्या देखते हैं? क्योंकि अगर शाम पर इसराइल और तुर्की का कॉन्फ्लिक्ट जंगी सूरत हाल की तरफ जाता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए तो एक मुश्किल पोजीशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान के मशरिक में इसराइली इत्तेहादी भारत की मौजूदगी है, वो भी पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। और मुमकिन है ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान तुर्की का साथ फिर किस तरह, किस अंदाज में देगा? ये तो डिपेंड करेगा आयशा कि कितनी लेवल की एस्केलेशन होती है, उसकी डायमेंशन कितनी है, सिवियरिटी कितनी है, और फिर जाहिर है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुल्कों का, तीनों मुल्कों का, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की का किस लेवल का है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि इस तरह के मायदों को थोड़ा सा एम्बिगुअस रखा जाए, यानी आप डिजिटाइज नहीं करते इसको, क्लियर बॉर्डर लाइंस और मैनिफेस्टेशन इस तरह नहीं करते कि आप दुश्मनों को ये इतला दें कि ये होगा तो फिर हम आएंगे और यहाँ तक होगा तो हम नहीं आएंगे। ये मुल्कों के दरमियान एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, वही मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि ये डिपेंड करेगा कि तुर्की को पाकिस्तान की कितनी मदद की जरूरत है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की की काबिलियत का इतना मुझे कोई कभी भी डाउट नहीं है कि वो उसको इस छोटे सी कैंपेन के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़े। उनकी मुसल्लह अफवाज नेटो में बहुत बड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी रखती हैं, दूसरी बड़ी ताकत है। मैं आपके व्यूअर्स को और आसान कर देता हूं कि हमारे पास पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के पास तकरीबन 75 F-16 हैं, जबकि अमेरिका के एक्सेस की वजह से, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के कॉन्फिडेंस की वजह से और इवन ओवरऑल और बहुत ज़्यादा उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर F-16 के बारे में तुर्की में मौजूद है, और तकरीबन 270 के करीब हमारे 75 के मुकाबले में
टर्किश एयरफोर्स के पास F-16 सिर्फ जहाज है। मैं सिर्फ एक जहाज से मवाजना इसलिए कर रहा हूँ कि लोग बेहतर समझ पाएं कि अब जो टेक्नोलॉजी है तुर्की की अपनी भी, और जो वेस्ट का उस पर एतबार रहा है वो बहुत स्ट्रांग रहा है, और वही विजिबल नजर आ रहा है यहाँ पे। और बेहतर मुझे लगता है यही है कि तुर्की चाहेगा कि वो स्टैंड अलोन इसको हल करे। तो फिर खालिद साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल में एक तरफ तो मक्का मुआहिदा है और एक तरफ तुर्की नेटो का भी इत्तेहादी है। अगर इसराइल तुर्की के खिलाफ कोई ऐसी साजिशें या कुछ ऐसी हरकत करता है इसराइल में कुछ बदमनी के लिए या फिर किसी जंगी सूरत हाल की तरफ जाने में, तो आप नेटो को कहाँ देखते हैं? क्या नेटो मुश्किल सूरत हाल में नहीं आ जाएगा? नहीं, मुश्किल सूरत हाल तो तब हो कि हमें डाउट हो कि अमेरिका और नेटो किसका साथ देंगे अगर उनको चूज करना पड़े बिटवीन इजराइल एंड ईरान, इजराइल एंड टर्की, या इजराइल या सऊदी अरब और पाकिस्तान। वो तो क्लैरिटी है, वही तो ट्रस्ट डेफिसिट है जिसकी वजह से ये ट्रायंगल जो हमारा अभी जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ यही है। तुर्की को भी क्लियर है कि अगर किसी वक्त तुर्की पर खुदा न खास्ता बुरा वक्त आया तो वो क्लियर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन गवर्नमेंट इजराइल का साथ देगी, ना कि तुर्की का देगी, नेटो के होने के बावजूद। और नेटो क्योंकि मेनली अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है तो जाहिर है नेटो वही करेगा जो मोस्टली अमेरिका करेगा। तो ये एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है, सिर्फ यहाँ नहीं हुआ। अरब ममालिक के इर्द जितने 19 बेसिस थे, लोगों ने, इन ममालिक ने, खासतौर पे तुर्की ने भी देख लिया कि अमेरिका बेसिस को डिफेंड नहीं कर पाया। फिर जो यूक्रेन है जिसको 5.5 साल से जंग लड़वाई जा रही है, इनकरेज किया जा रहा है लड़ने पे, उसकी अमेरिका ने मदद नहीं की, पैट्रियट नहीं दिए। अब वो इंडिजनाइजेशन पे चले गए हैं या यूके से मदद लेकर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फायर कर रहे हैं रशिया पर, ताकि वो एक रशियन ऑनस्लॉट को रोक सकें। साउथ कोरिया आप देख लें, वहां के पैट्रियट और दूसरे सप्लाई चेन रोक दी गई है। तो अमेरिका ने एक जो वैक्यूम क्रिएट किया है उसी की वजह से हमारा 3 मुल्कों का इत्तेहाद बना है, और उसी की वजह से तुर्की ज्यादा फोकस कर पाया है, क्योंकि तुर्की को भी क्लियर है कि आने वाले वक्तों में नेटो का मेन और बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क होने के बावजूद अगर चॉइस हुई तो वेस्ट तुर्की का साथ नहीं देगा। अच्छा खालिद साहब, अभी जैसे कि गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि इसराइल ने जिन जिन मुल्कों को निशाना बनाया, चाहे वो लबनान है, शाम है या फिर कुछ और दीगर मुल्क भी थे, उन मुल्कों के जो आला अफसरान उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। अभी जैसे कि हाल ही में शामी वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान, उनकी आमद हुई और फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। इससे पहले लबनान की भी क़यादत थी, वो भी पाकिस्तान आई थी जब लबनान पर इसराइल जारहियत कर रहा था। आप इस तमाम सूरत हाल को किस तनाजुर में देख रहे हैं? क्या ये तमाम ममालिक अब मज़ीद मुत्तहिद होने के लिए या स्ट्रॉन्ग होने के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं? जी आयशा, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मई 2025 से अपनी जो पोजीशन इस्टेब्लिश की है हिंदुस्तान के खिलाफ, खास तौर पर वो सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, वो एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पैदा हमने किया है और क्रिएट किया है, ना सिर्फ अपने खित्ते में बल्कि ग्लोबली। और जहाँ जहाँ एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी होता है वहाँ आपने देखा मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक वन वे और दी अदर पाकिस्तान को ना सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं बल्कि वो आना भी चाहते हैं इस इत्तेहाद में। मिडल ईस्ट से आगे चले जाएं, जो सीरिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जॉर्डन और बहुत सारे मुल्कों में भी ये रियलिज्म है कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ममालिक के अंदर कोई टॉप 2 मुल्क हैं मिलिटरीली, वो तुर्की और पाकिस्तान है। तुर्की बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, अनमैन्ड जहाज़ों की मॉडर्नाइजेशन में, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बैटल टेस्टेड कॉम्बैट प्रूवन फोर्सेस हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा अपना जहाज है JF-17 थंडर, और उससे भी बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक न्यूक्लियर डेटरेंस रखते हैं। तो ताकत के लिए जहां भी एक एलिमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस चाहिए होता है पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। और ऐसे ममालिक जो विक्टिम होते आए हैं या जिनको इजराइल विक्टिमाइज करता रहा है किसी ना किसी बहाने से, चाहे हिजबुल्लाह की वजह से, चाहे हमास के नाम पर या किसी और वजह से, तो उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का एक नाम है जिसकी वजह से हमसे रुजू करते हैं। सही। अच्छा खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत का अरब मुल्कों की ख्वाहिश और उम्मीद जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि लबनान के हवाले से भी और शाम के हवाले से भी, इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत, जिस तरह गुज़श्ता माजी में भी हमने देखा कि जब कुछ मुल्कों में जंगी सूरत हाल थी, इसराइल की तरफ से जारहियत का मुजाहिरा भी किया गया, तब पाकिस्तान ने अपने तैयारे भी वहाँ भेजे, अपनी फ़ौज भी वहाँ भेजी। क्या अब आने वाले वक्त में आप ऐसा कुछ देख रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरह की हिकमत अमली सामने आएगी? नहीं, इतना आसान नहीं होता आयशा, बिकॉज ये डिपेंड करता है हमारा लेवल ऑफ एग्रीमेंट क्या है और उनको लेवल ऑफ थ्रेट क्या है जिन मुल्कों की तरफ है। हम कोई नी जर्क रिस्पॉन्स पर अपने फाइटर जेट्स और ट्रुप्स नहीं भेज देते। सऊदी अरब की एक एग्जांपल अगर आप रेफर कर रही हैं तो हमारे कई दहाइयों से ना सिर्फ ताल्लुकात हैं मिलिट्री बट इकोनॉमिकल, और हर मुश्किल आड़े वक्त में सऊदी अरब ने हमारा साथ भी दिया है। तो ये एग्रीमेंट जब किसी मुल्क से भी हमारा हो या ये एक्सपैंड भी होता है, ट्रायंगल जो नेशन का जो एग्रीमेंट है,
उसका मतलब ये नहीं होगा कि जहां में दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारे फाइटर जहाज पहुंच जाएंगे या हमारे सोल्जर्स और मरीन्स पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि लेवल, जैसे मैंने कहा कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, डिपेंडेंसी क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, और सबसे बढ़कर थ्रेट लेवल क्या है, और फिर पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट के साथ कन्वर्ज करता है कि नहीं, वो सारा कैलकुलेट करके होता है। और इसीलिए मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि ये डिफाइंड गाइडलाइंस और पैरामीटर्स नहीं डिक्लेयर किए जाते, उससे आपके दुश्मन को बेहतर प्लानिंग करने में आसानी होती है। उसको एम्बिगुअस रखा जाता है और ये एक हाई कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उसको मेंटेन किया जाता है ताकि खौफ पैदा किया जा सके। बिकॉज देखिए, हम मिसअंडरस्टैंड करेंगे सारे डायनामिक्स को अगर हम ये समझते हैं कि हमला होगा तो हम हमला कर देंगे, कोई आएगा तो हम पे कोई और हमला कर, तो इस तरह नहीं होता। आपने पीस टाइम में एक क्रेडिबल डिटरेंस और वेरीफाइबल मैकेनिज्म डेवलप करना होता है ताकि जो भी आपके दुश्मन है, जो आपके अलायंस के दुश्मन है, वो खौफजदा रहें और उनको एक कीमत पता हो कि अगर उन्होंने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उनको क्या कीमत देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि जंग हो या एक हमला होता है तो वहां से 4 जहाज आए तो 4 जहाज पाकिस्तान यहाँ से 6 भेज देगा। हमें पीस टाइम में इस हद तक खौफजदा रखना होता है अपने दुश्मनों को कि वो हिम्मत ही ना करें। अच्छा खालिद साहब, अब जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जब डिफेंस पैक्ट हुआ तो उसमें कुछ और मुल्कों ने दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन तब इतने मुल्कों ने इसमें कोई पहल नहीं की। लेकिन अब जब मक्का मुआहिदा हुआ है तो शाम के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक भी शाम मुआहिदे में शमूलियत पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। कुछ और मुल्कों की जानिब से भी खबरें आ रही हैं, जैसे बांग्लादेश के हवाले से भी। अब शाम के लिए मुआहिदे का हिस्सा बनना पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है? इसको आयशा लिंक करें मेरे पहले सवाल पे जो मैं अर्ज कर रहा था कि सीरिया में या शाम में इजराइल की टॉप प्रायोरिटी यही है कि वो मुल्क डिस्टेबलाइज रहे, स्ट्रगलिंग रहे, पावर की क्योस रहे वहां पर, ताकि जितना ज्यादा वो मुल्क डिस्टेबलाइज होगा इजराइल को फायदा है। और वहां पे अपना फुटहोल्ड ना सिर्फ कायम कर सकेगा बल्कि एक्सपेंशन करते हुए, जिस तरह की उसने ये स्ट्राइक की है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अप्रैल 2025 में भी उन्होंने T4 एक जगह है वहां पर भी हमला किया था इजरायलियों ने, और उस वक्त भी उनका यही मकसद था कि एक हेजमोनिक डिजाइन एक्सपैंड करे, नंबर 1 तुर्की को डिटर करे वहां पे दाखिल होने से। तो ये जो सीरिया आ रहा है वो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से ही आ रहा है बुनियादी तौर पर। जाहिर है सीरियन हुकूमत चाहती है कि हम एक स्टेबल प्लेटफॉर्म ना सिर्फ अपने मुल्क को बनाएं बल्कि ऐसे पार्टनर हमारे साथ खड़े हो जाएं उनके साथ जो बुरे वक्त में काम आए। तो ये एक उसी की कंटिन्यूएशन में देख रहा हूँ, बट डिपेंड करेगा कि अगर वो आ जाता है तो ये बहुत अच्छा लीवरेज और इन्फ्लुएंस तुर्की का भी डायरेक्टली और हमारा इनडायरेक्टली उधर कायम होगा ताकि एक एलिमेंट ऑफ डिटरेंस हम वहां भी कायम कर सके। सही। अच्छा खालिद साहब, अब अगर ईरान जंग के शुरुआत से लेकर अब तक की सूरत हाल की बात करें तो जो हौसियों का इसमें किरदार रहा है उस हवाले से पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उसकी फेवर में था, क्योंकि हौसी इसराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ उस जंग में ईरान का साथ दे रहे थे। लेकिन अब जबकि हौसियों की जानिब से सऊदी अरब में कुछ मुख्तलिफ तनसीबात पर भी अटैक हुआ है और थ्रेट है बहरहाल सऊदी अरब को हौसियों की जानिब से, तो आप फिर इस मुआहिदे को कहाँ देखते हैं जो मक्का मुआहिदा है? और फिर अगर हौसियों की जानिब से मज़ीद हमले किए जाते हैं तो फिर आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तुर्की भी आगे बढ़ेगा सऊदी अरब को इस तमाम तरह सूरत हाल से निकालने के लिए? देखिए, हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ कन्वर्ज करता है। आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो कोई मुल्क हो, चाहे कोई मिलिट्री हो, चाहे कोई प्रॉक्सी हो, आप उसकी एक परफॉर्मेंस और दूसरी परफॉर्मेंस को मिक्स नहीं करते। आप अपने नेशनल इंटरेस्ट की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देखते हैं। जहां भी हमें डाइवर्जेंस लगेगी हुतीज की, हमने जाहिर है पहले भी हमने ईरान के साथ इंगेज करके बावर कराया है। और आपको याद होगा कि पूरी जंग के दौरान सऊदी अरब पर बहुत रिफ्रेन किया ईरान ने जंग पे हमला करने से। तो उसका सबसे बड़ा वजह यही थी कि हमने उनको कन्विंस किया ईरान को भी कि आप इस लेवल पे ना ले जाएं कि हमारी मजबूरी बन जाए। तो ईरान की पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा लीडरशिप को जिन्होंने हमारी दरख्वास्त मानी। लेकिन ह्यूतीज बाज़ दफ़ा ये देखिए, बाज़ दफ़ा ये स्टिकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की होती है ना, वो आपके कहने में जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं उनके कहने में भी बाज़ दफ़ा नहीं आती। बिकॉज़ एक एलिमेंट ऑफ लिबर्टी समझते हैं, बाज़ दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, बाज़ दफ़ा लोकलाइज लीडरशिप जो है इम्पल्सिव डिसीजन ले लेती है। तो ये सिट बैक करके देखा जाता है कि जब इस तरह के मिस फॉर्चून या अनफॉर्चुनेट किस्म के मिस एडवांटेज जो किए जाएंगे, हमारी कितनी डाइवर्जेंट बनती है या कितनी कन्वर्जेंस बनती है। लेकिन मुझे यकीन है कि ह्यूतीज के खिलाफ पाकिस्तान की, सऊदी अरब का तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा ईरान को कन्विंस करने में वो कोई ह्यूतीज को बात रखें, क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन फिर जब एक्शन में आएगी तो वो जाहिर एक और खित्ते में एस्केलेट हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर वो होती है तो ये वही होगा एस्केलेशन जो इजराइल खुश होगा कि मुसलमान मुल्क आपस में एंजाइटी और टेंशन में और ट्रस्ट डेफिसिट में इस हद तक चले जाएं
कि एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दें। लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तानी लीडरशिप भी समझती भी है, और खासतौर पर पिछले 6 महीने में जितना पॉजिटिव रोल हमने प्ले किया, हम बेहतर समझते हैं कि अगर एक मुल्क जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है किसी वजह से, जैसे ईरान ने किया अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की वजह से उस सिचुएशन को और हमले किए, लेकिन दूसरे मुल्क बाज रहे, जो कि बड़ा अप्रिशिएबल है। तो ये आने वाले वक्तों में भी मुझे लगता है कि ईरान कन्विंस हो भी पाएगा, और आई एम श्योर अभी तक हुआ होगा कि इसको एस्केलेट करना उसके भी फायदे में नहीं है, मुस्लिम यूनिटी के फायदे में भी नहीं है, सिर्फ फायदा होगा तो इजराइल को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। आप छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ में। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का अंदाज अब महज फौजी ऑपरेशन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हालिया हिकमत अमली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बढ़ाया जा रहा है, जबकि अमन, गवर्नेंस और तरक्की को भी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस हवाले से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जुम्मे के रोज़ बलूचिस्तान का दौरा भी काफ़ी अहमियत का हामिल करार दिया गया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और समाजी रहनुमाओं के अमन के फ़रोग, समाजी हमआहंगी के इस्तेहकाम और तामीरी कौमी मुकालमे को आगे बढ़ाने में किरदार को सराहा, और दुश्मन प्रोपेगंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला करने, झूठे बयानियों को बेनकाब करने और बलूचिस्तान और उसके अवाम की हकीकी सलाहियत, तरक्की और उमंगों को उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का नया अंदाज कितना मुअस्सर साबित हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ बिलाशुबा हम सब जानते हैं कि खिराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं, लेकिन अज़म कुर्बानियों के बावजूद दहशतगर्दी का नासूर ताहाल चैलेंज बना हुआ है। वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया है जी। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक ग्रेट गेम है, एक ऐसी गेम जिसके अंदर एक से ज़्यादा ममालिक शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ नहीं बल्कि चीन की तरक्की से भी वो नाखुश हैं। वो नहीं चाहते कि चीन जो है वो तरक्की करे, और पाकिस्तान के जो एक रिमलैंड एशिया जिसको कहा जाता है, एशिया के बिल्कुल आखिर में आके रिमलैंड के ऊपर हम खड़े में हैं, इसके ऊपर जब भी माजी के अंदर कोई फोर्सेज आई तो वो बजरिया ताकत आई। पहली दफ़ा है कि चीन को पाकिस्तान ने एक भाईबंदी के अंदर, एक ताल्लुक वास्ते के अंदर हमने एक राहदारी दी, और यही वजह है कि चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग ने हमें आहनी भाई करार दिया, यानी कि अब हम आयरन ब्रदर्स हैं। आप देख लीजिए कि ना वो मुसलमान हैं, ना वहाँ हमारी तरह की शक्लें हैं, ना ज़बान है, ना कल्चर है, लेकिन उसके बावजूद हम आने बंधन के अंदर बंध चुके हैं। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये जहाँ एक पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, वहाँ दुनिया के लिए और तागूती कुव्वतों के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज और सर्द दर्द है। उनको मालूम है कि एक तरफ पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है, दूसरी जाने पाकिस्तान का महलो वकू बहुत खूबसूरत है, और तीसरी जाने पाकिस्तान का जो समुद्री रास्ता है वो चाइना की ब्लू इकोनॉमी को और पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी को एक नया जो रुतबा है वो अता करता है। अब ऐसी सूरत के अंदर जाहिर है अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया गया, दानिस्ता तौर पर असला वहाँ छोड़ा गया एक कसीर तादाद के अंदर जाती हुई सुपर पावरों की जानिब से, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया ने भारत के जो भारतीय असर और रसूख था वो अफगानिस्तान में बढ़ना शुरू हो गया, और पैसे दे के उन्होंने अफगान नेशनल आर्मी के जो लोग थे, जो कि 3,50,000 के करीब वहाँ मौजूद हैं, उनको खरीदना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो उनमें से मुल्क छोड़ के चले गए थे, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो थी, जो फुट सोल्जर्स थे, वो यहीं रह गए। बेरोजगारी वहाँ बढ़ रही है, लाकानूनियत वहाँ बढ़ चुकी है, और इसी वजह से दहशतगर्दों की वो एक जन्नत बन चुका है। तो ये वो वजूहात हैं जिनके ऊपर फिर कुछ अरब ममालिक हैं जो ये समझते हैं कि गवादर पोर्ट की वजह से और बलूचिस्तान की बढ़ोतरी की वजह से कहीं उनके कारोबार न मुतासिर हो जाए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो अरब ममालिक बराह रास्त तो नहीं, लेकिन पैसे के जरिए ज़रूर ऐसे अनासिर की पुष्टपनाही करते नजर आते हैं। तीसरी जानिब जो है वो हम ये भी देखते हैं कि इसके पीछे
कुछ ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के साथ नज़रियाती उनका इख्तलाफ है, और उसमें रियासत इसराइल जो कि एक नाजायज़ रियासत है जिसको पाकिस्तान ने कभी तस्लीम नहीं किया और न करेगा इंशाअल्लाह, तो वो उसको पाकिस्तान की जो बढ़ोतरी है उसको ज़ाहिर है वो एक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे अच्छा इसका जो अब असर ज़्यादा बढ़ना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अभी हमने जब देखा कि कैसे गल्फ के अंदर जब जंग हुई तो बल्कि जो जारी है तो आबनाए हुर्मुज़ की अफादियत बढ़ना शुरू हो गई। आबनाए हुर्मुज़ का मतलब यह है कि गवादर पोर्ट की अहमियत मजीद उजागर हो गई, और अगर ये मजीद उजागर हुई तो यही वजह है कि अब दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक से तेजी आना इसलिए शुरू हुई कि एक तो आबनाए हुर्मुज़, दूसरा 2025 की पाकिस्तान के हाथों भारत के जो फैंटी थी जो कि तारीख साज उसको हमने शिकस्त दी, वो जाहिर है भारत अब बराह रास्त तो नहीं लेकिन दहशतगर्दों के जरिए अपनी प्रॉक्सीज के जरिए वो ऐसा कार्रवाई अमल में लाना चाहता है कि पाकिस्तान को वो कट लगाना चाहता है, यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो जिस्म को काट काट के खून बहाना चाहता है। ये उनका मकासद है। उसके लिए अफवाज पाकिस्तान की एक हिकमत अमली सामने आई। पहला उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ ले गए और कहा कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, जिसका अभी आपने देख लिया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम था, ऑपरेशन शाबान था, वो रद्दुल फितना 1, रद्दुल फितना 2 और रद्दुल फितना 3, ये तमाम ऑपरेशन जो हैं वो स्विफ्टली कंडक्ट किए जा रहे हैं। पहले ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ करते थे, लेकिन अब इनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इसके अंदर एविएशन, इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन और इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी और बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब्दुल्ला साहब आपने बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ी आई है इस कुछ अरसे में इन तमाम तर सूरत हाल में, चाहे वो फौजी हिकमत अमली है चाहे वो सियासी हिकमत अमली है। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से भी आपसे मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन आपके जवाब में जो आपने आगाज़ किया उससे एक सवाल मेरे जहन में आया कि आपने जिस तरह कहा कि चाइना की हुकूमत के साथ पाकिस्तान ने भाईबंदी से उसको एक रास्ते पर वो लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना में एक ताल्लुक है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि शी जिनपिंग की हुकूमत गुज़श्ता कई सालों से चल रही है। अगर आने वाले कुछ सालों में ये हुकूमत तब्दील होती है तो आपके ख्याल में गवादर पोर्ट या फिर जो शाहराह रेशम है या फिर जो चाइना के पाकिस्तान में इंटरेस्ट हैं, क्या इसमें आप तब्दीली देखेंगे? नहीं, मैं इसमें नामुमकिनात है ये, इस वजह से वैसे कोई अनहोनी हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कैलकुलेशन पे किया जाए तो 90s के अंदर ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे इमर्ज किया था, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से, और फिर वक्त के साथ साथ चीन के अंदर तब्दीलियां भी आई, उनकी सियासी तब्दीलियां भी आई, उनकी मिलिट्री हाई कमांड में भी तब्दीलियां रूनुमा हुई, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका एक इंटरेस्ट है, एक नेचुरल एलाई है पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान एक मामूली मुल्क नहीं है। पाकिस्तान ने दिफा की फील्ड में, न्यूक्लियर की फील्ड के अंदर और सिफारत की फील्ड के अंदर, स्ट्रेटजी की फील्ड के अंदर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाइना को वही मुकाम हासिल है जो पाकिस्तान के साथ, जो एक वक्त में बरतानिया को हासिल था अमेरिका के साथ और आज भी है। याद रखें कि अटलांटिक चार्टर साइन करने के बाद बरतानिया ने सरेंडर तो कर दिया था एक किस्म की अपनी ताकत को, लेकिन उस टाइम पे बरतानिया जो था न्यूक्लियर नहीं था। बरतानिया एक बढ़ती हुई ताकत नहीं बल्कि एक ढलता हुआ सूरज था, लेकिन पाकिस्तान उसके बरक्स एक जो है वो चढ़ता हुआ सूरज है, जो उसकी आबोताब अब पूरी दुनिया जो है वो देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो वजूहात हैं कि दुश्मन को ये अंदाजा है। अब आप ये देखें कि भारत है या इसराइल, दोनों पिटे हुए खिलाड़ी हैं, एक ईरान के हाथों एक पाकिस्तान के हाथों, और जब ये दोनों पिट गए तो इन्होंने फादरलैंड और मदरलैंड बन गए। तो जितने भी 0/0 0 ही हुआ करता है, वो कभी भी प्लस साइन में नहीं जाया करता। इसलिए जो चाइना के अंदर अभी फिलहाल पोजीशन है, ये इनकी किसी सदर शी जिनपिंग की एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये किसी मौजूदा हुकूमत की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये रियासत की स्ट्रेटेजी है। और चाइना की जो थिंकिंग है वो ट्राइबल थिंकिंग की तरह होती है, यानी कि वो बहुत आखिर से धीमे अंदाज में फैसला करते हैं
लेकिन जब वो फैसला करते हैं तो उसके साथ कारबंद रहते हैं और फिर इसके अंदर उनके इंटरेस्ट भी शामिल हैं, जाहिर है, क्योंकि इससे उनको एक बढ़ोतरी मिल रही है कारोबार के अंदर, तरक्की के अंदर, तामीर के अंदर, मईशत के अंदर और दिफा के अंदर। तो यकीनन एक चाइना बढ़ती हुई सुपर पावर है और एक ऐसी सुपर पावर जो बनाई जा चुकी है। अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब दौरा किया तो उन्होंने चाइना को एक सुपर पावर तस्लीम किया। तो पाकिस्तान इज राइजिंग टुगेदर विद चाइना, जिसको वो चाइना वाला भी स्लोगन यही है ना कि राइज पीसफुली बट somebody has to pay the price। ये मैं अपने चाइनीज भाइयों से ये कहूंगा कि उनको ये समझना चाहिए है कि राइज पीसफुली नाम की कोई चीज नहीं होती। राइज पीसफुली में कहीं ना कहीं कोई खून से कीमत अदा कर रहा है और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान अदा कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को सिफारती सतह के ऊपर, दिफाई सतह के ऊपर, स्ट्रेटेजिक सतह पर, मुआशी सतह पर इस्तेहकाम देना चाइना की जिम्मेदारी बनती है। और ना सिर्फ चाइना की बल्कि खिताई जितनी भी ताकतें हैं उनको भी ये समझना होगा कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का मतलब उनकी अपनी डिस्टेबलाइजेशन है। और ये बात शायद खित्ते के मुमालिक आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं और इसी वजह से तुर्किया और सऊदी अरब दोनों ने दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का पाकिस्तान से मुआहदा किया, जिसके चर्चे दुनिया के अंदर गूंज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वापस बलूचिस्तान वाले मामले की जानिब आए तो अब्दुल्ला साहब, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के साथ पुलिस और मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगे लाने का फैसला आपके ख्याल में कितना मौसर साबित हो सकता है, जो कि अब पूरा तय हुआ है कि बलूचिस्तान में जो नई स्ट्रेटजी के तहत अब ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी? देखिए, जो अभी पिछली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह बता दी गई थी और कहा था कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं। और ये भी था हकीकत के 13 साल से नेशनल एक्शन प्लान, जिसके अंदर पुलिस को मजबूत करना, दीगर इदारों को मजबूत करना, उनको फाल करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको मजबूत करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया, न सूबों की जानिब से न वफाक की जानिब से। जो ओरिजिनल 20 नुकात थे उसमें से जो 4 नुकात अफवाज पाकिस्तान के जुमरे में आते थे वो तो आज अपनी जाने दे के उसको साबित कर रहे हैं, उससे वफा कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी नुकात थे जो कि हुकूमतों के इख्तियार के अंदर थे, जिसके अंदर जुडिशरी को बेहतर बनाना था, उसके अंदर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स थे उनको फाल बनाना था, ज्यादा बनाना था, उस पर काम नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि बलूचिस्तान की अगर खास तौर पे बात की जाए तो वहाँ के आप देखें कि जितने भी ये जो MNA हैं, MPA हैं, सेनेटर हैं, तकरीबन 100 के करीब इनकी तादाद है। लेकिन बलूचिस्तान पे बात करने के लिए आपको अब्दुल्ला गुल या दीगर लोग मिलते हैं। क्यों बलूचिस्तान से क्यों नहीं लिए जाते? क्योंकि वहाँ वो हुकूमती जितने भी मुराद हैं वो तो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ ज़बान खोलने के लिए या अपने अमली तौर पर कोई कदम करने के लिए वो तैयार नहीं है। ये है लम्हे फिक्रिया, जिसका मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को बहुत बखूबी इल्म है इस बात का। लेकिन यही बात हो रही है कि गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाया जाएगा, आवाम की सहूलियात दी जाएंगी। मेरे ख्याल में बहुत काम भी हुए हैं, CPEC के तहत बहुत सारी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुए। मौजूदा वजीर आला जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, यूथ को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है ये एक दिन का गुबार तो नहीं है, ये पिछले कई सालों का गुबार है, इसको बैठने में टाइम लगेगा, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, यानी कि सिविल और मिलिट्री दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ सियासी सतह के ऊपर मेरे ख्याल में हम आहंगी होना जरूरी है, क्योंकि जो एक जब पेज के ऊपर होंगे, यानी कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे बयानिए मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए, हमारा एक ही बयानिया होना चाहिए। जैसे आज अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो तमाम का तमाम बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ बहुत सारी आवाजें हैं जो कहती हैं कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं नेशनल लेवल के ऊपर हमारा एक कंसेंसस डेवलप होता? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बलूचिस्तान में इस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि ओवर 2 डजन इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस बात का कि हमारी ISI, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस उनको काउंटर करती है अपने महदूद वसाइल के
बावजूद ये गुलजार इमाम शंबे का वाकया, ये इसी तरीके से जो सरफराज बंगल रई का वाकया, ये तो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के अंदर अगर तारीख लिखी जाए तो मैं आपको बताऊं कि ये शायद सबसे टॉप के ऊपर ये ऑपरेशंस जो हैं वो समझे जाएंगे। तो वो तो मैं मजबूर हूं नहीं बता सकता, लेकिन मकसद यहाँ ये कहने का है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत काम कर रही हैं, लेकिन हमें आवाम की जो सपोर्ट इस टाइम पे चाहिए है, जो लोगों की ज़हन साजी और किरदार साजी करनी है, वो सियासतदानों के दायरा इसमें एक मसला और भी है अब्दुल्ला साहब, इसमें एक मसला और भी है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकारों का जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब उस इन्फ्लुएंस की वजह से भी कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में हालात की खराबी की बड़ी वजह सामने आती है, तो उस इन्फ्लुएंस को भी फिर कैसे कम किया जाए? देखिए, उस इन्फ्लुएंस को कम करने का एक दो बड़ी बात अहम है। पहली बात यह है कि हमारी ये बड़ी फतह थी सिफारती सतह पे कि जब अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और बरतानिया ने बाकायदा BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दिया था। बहुत खुशी की बात थी, लेकिन जब उसको यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान लेके गया तो उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि इस पे हमें मजीद सबूत चाहिए, ताकि पाकिस्तान ये चाहता था कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनके जो ट्रैवलिंग हैं, इनकी जो आज़ादाना घूमना फिरना है या मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हैं जो दहशतगर्दों को बराह रास्त या कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कम से कम उनकी रोकथाम की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि उसके लिए जब अमेरिका कहता है कि मजीद सबूत और शवाहिद चाहिए, सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका ने उनको दहशतगर्द करार दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने और बरतानिया ने, तो क्या बगैर सबूत और शवाहिद के करार दिया था? तो ये वो चंद बातें हैं जिनको हमें, मेरे ख्याल में, गौर करना चाहिए। दूसरा, बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका का छोड़ा गया असला जो कि अफगानिस्तान में $7.1 बिलियन का है, वो एक जाहिर है बहुत बड़ा खतरा बन के उभरा है। और आपने देखा कि एक बड़ी तादाद के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन शाबान के दौरान वो तमाम असला पकड़ा। अब मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, भारत की सैटेलाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं, सैटेलाइट इमेजरी उनको दी जा रही है, बाकायदा कंडक्टेड ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं, जैसे जाफर एक्सप्रेस का वाकया। अभी DGISPR साहब ने भी कहा कि 4 एंगल से कैमरे लगे होते हैं और वीडियो बनाई जा रही है। इसका मतलब है कि एक अगर दहशतगर्द है सिर्फ, तो उसका तो काम, या एक जंगजू है तो उसका तो काम जंग से होना चाहिए। ये जो तमाम शोबदाबाजियां हैं, ये कौन उनको दे रहा है? तो बड़ा वजाहत से हम बिल्कुल, ये बिल्कुल वाज़ेह है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त का आज के प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।